देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जीएसटी में पहाड़ी राज्यों की इंडस्ट्री को भी देना होगा टैक्स, बाद में मिलेगा रिफंड। काउंसिल की दूसरी बैठक में नियमों को मंजूरी, लेकिन सर्विस टैक्स कलेक्शन पर नहीं बनी सहमति। भारत पाक के बीच बढ़े तनाव को लेकर पाकिस्तान ने स्थगित किया साख समिट, सरहद पर बढ़ा तनाव। भारत पाकिस्तान तनाव से उभरा बाजार, मजबूती के साथ बंद मिड कैप शेयरों का दिखा जलवा। बजरंगी भाई जान का बेढंगा बयान, सर्जिकल ऑपरेशन पर उठाए सवाल, कहा आतंकी नहीं है पाकिस्तान के कलाकार। वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती। सीएनजी रसोई गैस होगी सस्ती, नेचुरल गैस के दाम 18% तक घटे। टॉप मोटरसाइकिल ने उतारी बैटरी से चलने वाली देश की पहली बाइक, 1.25 लाख होगी कीमत। चढ़ने लगा नवरात्रि का रंग, गरबे के लिए हो रही है जोर शोर से तैयारी। क्या है लेटेस्ट ट्रेंड, देखिए आगे। जीएसटी काउंसिल की आज दूसरी बैठक में जीएसटी नियमों को मंजूरी दे दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने 5 ड्राफ्ट नियम मंजूर किए हैं। इसके तहत करदाता को 3 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। हालांकि सर्विस टैक्स पर लिए गए फैसलों पर मतभेद अभी भी कायम है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 से 20 अक्टूबर को होगी। Once the act is passed by the parliament or by the state legislature, as the case may be, we want the draft rules to be ready in anticipation so that the rules can be notified immediately. Now, these set of rules have been prepared by the technical experts, that's the officers assisting us. These 5 sets of rules were taken up for consideration, and all the 5 sets of rules have been approved. So we are in that sense in a state of readiness with subordinate legislation once the act itself is approved. चलिए विस्तार से इस पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये समझाएं कि आखिर आज की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में जो 2 फैसले लिए गए उनमें से एक ये है कि जीएसटी रूल्स को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के भीतर मिल जाएगा। कारोबारी को सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा और 3 दिन के भीतर उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। कोई भी टैक्स चुकाना है वो भी ऑनलाइन चुका सकेंगे। जो भी अधिकारी के साथ विवाद सुलझाना है वो भी ऑनलाइन कर सकेंगे। अब जीएसटी रूल्स के आधार पर जीएसटी का ड्राफ्ट लॉ तैयार होगा और सरकार इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित करने की कोशिश करेगी। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि एरिया बेस्ड जो टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से टैक्स में छूट मिलती है। मिसाल के तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं वहां पे एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलती है। पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है वहां भी टैक्स छूट मिलती है। उस टैक्स छूट को लेकर एक फॉर्मूले को मंजूरी दे दी गई है। फॉर्मूला ये है कि जब तक के लिए टैक्स छूट को मंजूरी दी गई है तब तक टैक्स छूट तो जारी रहेगा, लेकिन जैसे जीएसटी लागू होगा इन सारे यूनिट को टैक्स चुकाना होगा और सरकार इस टैक्स को चुकाने के बाद वापस कर देगी। जब वापस करेगी तो 58% हिस्सा केंद्र सरकार वापस करेगी और 42% हिस्सा राज्य सरकार वापस करेगी। लेकिन शर्त यह है कि वापस करने का प्रावधान जो है सिर्फ तब तक है जब तक कि टैक्स छूट की समय सीमा है। उस समय सीमा के बाद अगर कोई राज्य सरकार टैक्स छूट देना चाहता है तो वो अपनी झोली से टैक्स छूट देगा और फिर उसके लिए बजट में प्रावधान राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी। बिल्कुल लक्ष्मण, आप ये भी बताएं हमें कि क्या कोई मतभेद उभरकर सामने आए आज की बैठक में? वाकई एक मतभेद जो उभर कर सामने आया वो ये था कि सर्विस टैक्स चुकाने वाले जो लोग हैं उन पर नियंत्रण किसका होगा। पिछली बैठक में ये तय किया गया था कि जो भी सर्विस टैक्स चुकाने वाले हैं उनका टर्नओवर चाहे कितना भी हो, 1.5 करोड़ रुपए सालाना से कम हो या ज्यादा हो, उस पर फिलहाल केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। लेकिन उस बैठक के जो मिनट ऑफ द मीटिंग इस बैठक में पेश किया गया तो कई सदस्य जो है चौंक उठे। उन्होंने कहा कि ये मिनट ऑफ द मीटिंग उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमेशा के लिए केंद्र सरकार को हम सर्विस टैक्स कारोबारियों का नियंत्रण नहीं दे सकते हैं। एक तय समय सीमा रखनी होगी, उसके बाद सर्विस टैक्स कारोबारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण तय करना पड़ेगा। इस पर मतभेद कायम रहा तो फिर यह तय किया गया कि अब जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि आखिर इस पर क्या फैसला लिया जाए।
शुक्रिया लक्ष्मण इन तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। उरी हमले को लेकर सार्क देशों में अलग थलग पड़े पाकिस्तान ने आखिरकार आज मजबूरी में सार्क समिट को स्थगित कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि सार्क समिट पर जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और उरी हमले के बाद जो हालात बने हैं उसे लग रहा है कि इस बार सार्क समिट पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बढ़ रहे तनाव को लेकर रूस चिंतित है। रूस ने सभी से अपील की है कि सरहद पर तनाव और नहीं बढ़े, इसके लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा रूस ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान आतंकवादी गुटों पर शिकंजा कसेगा। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान को आपसी विवाद को कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से सुलझाना चाहिए। आपको बता दें कि सार्क समिट के भारत के बहिष्कार के बाद अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश भी सार्क के बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया था। वहीं आज श्रीलंका ने भी इसके बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इस बीच आपको ये भी हम बता दें कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन अफगानिस्तान ने भी किया है। उरी हमले के बाद मोदी सरकार ने चौकसी के साथ हालात पर नजर रखी हुई है। बॉर्डर पर हलचल के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एनएसए, रॉ और आईबी चीफ के साथ बैठक की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, खासकर मेट्रो शहरों को त्योहार के मौके पर अलर्ट रहने को कहा है। तीनों सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा से सटे गांव में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। इस बीच पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाक को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सीमा पार से आतंकवाद बंद करे। इस बीच भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद दबाव में आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज बैठक यहां पर बुलाई और उन्होंने पाकिस्तान की सेना को जवाब देने की पूरी छूट देने का फैसला किया उस बैठक में। और नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत कश्मीर से ध्यान बांटने की कोशिश यहां कर रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी सरकार को बधाई तो दी, मगर अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में। राहुल गांधी ने कहा कि 2.5 सालों में पहली बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री की तरह एक्शन लिया है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। सलमान खान ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर सबको चौंका दिया है। आतंकी ठिकानों पर सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सलमान खान ने कहा है कि एक्शन पर रिएक्शन तो होगा ही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति और अमन की जरूरत है। जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो हो गए। सो बट इन दिस डे, इन दिस स्टेज, आई थिंक कि अगर प्यार वहां पर अमल से रहे तो बेटर होगा सबके लिए। अभिनेता सलमान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी कलाकार आतंकवादी नहीं है, वो सरकार की इजाजत से देश में काम करने आते हैं। वो कलाकार है, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। इधर पाकिस्तानी कलाकारों पर दिए गए सलमान खान के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला है। एमएनएस नेता अमेय खोपकर ने आरोप लगाया है कि भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकार टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे प्रॉपर वीजा पे आते हैं, तो मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी इमिग्रेशन ऑफिस से मंगाए हैं, वो भी जल्द मैं आपके सामने, मीडिया के सामने रखूंगा। जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं वो वर्क वीजा पे नहीं आते, वो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं। और वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा पे काम करना तो दूर की बात, आप काम ढूंढ भी नहीं सकते।
रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर और बात करते हैं शेयर बाजार की। कल की भारी गिरावट के बाद बाजार में आज हमने थोड़ा सा संयम आते हुए देखा। बाजार आज संभलता हुआ नजर आया। हालांकि बाजार में आज दिन भर हमने उतार चढ़ाव देखा। निफ्टी 8,600 के पार हालांकि निकलने में आज कामयाब रहा और आज के बाजार के असली हीरो रहे मिड कैप शेयर। मिड कैप इंडेक्स में 2% से ज्यादा का उछाल हमने देखा। बैंक, ऑटो, एनर्जी, मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आज होते हुए हमने देखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 38 पॉइंट और निफ्टी में लगभग 20 पॉइंट की बढ़त रही। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से बाजार में घबराहट का माहौल बना हुआ है, लेकिन बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल का यहां कहना है कि सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले से निवेशकों को खुश होना चाहिए क्योंकि इससे मजबूत लीडरशिप की झलक मिलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो चल रहा है, बाजारों ने एकदम से नीजर रिएक्शन भी किया, लेकिन जब आंकड़े देख रहे हैं न तो घरेलू फंड बेच रहे हैं, इनफैक्ट वो खरीदारी कर रहे हैं, एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या वजह कि खाली इन्वेस्टर डरेवर, क्या वाकई में ये डरने वाली बात है या कोई घबराने की जरूरत नहीं? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। ये तो होगा, किसी ने मालूम 9 बजे बाजार खुला, 9 से 10 आधे बजे तक तो किसी कुछ मालूम लगता। राइट। वो डिफेंस ब्रीफिंग हुआ और मार्केट वर्टिकली गिरा, कोई पता नहीं कर सकता इसका। बिकॉज यदि आपका इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, आपका पोर्टफोलियो रोबस्ट है और आपके पास पेशेंस है तो आप डेफिनेटली क्रॉस करोगे। अच्छा, आप सोचो कि चलो अभी तूफान आने वाला है, मैं भाग जाऊं यहां से, तो वो नहीं होता है। 0 से 1000 करोड़ का सफर। मिलिए भारत के वॉरेन बफेट से। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज, रामदेव अग्रवाल इंटरव्यू इन वक्त पर। एफएमसी सेबी मर्जर के 1 साल पूरे होने के बाद मार्केट रेगुलेटर ने कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग यहां पर इसकी इजाजत जो है वो दे दी है। साथ ही सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने यहां पर यह भी कहा है कि शुरुआत में सिर्फ 2 कमोडिटी में ऑप्शन की इजाजत दी गई है और एक एग्री कमोडिटी है और एक दूसरी नॉन एग्री। सेबी हैज आल्सो डिसाइडेड एंड गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग ऑप्शंस in the commodity derivatives market. Our thinking is that to begin with, we will consider allowing one agri product and one non-agri product for allowing the options. आज अघोषित आय का खुलासा करने का आखिरी दिन है। सरकार ने काला धन निकलवाने के लिए कोई यहां कसर नहीं छोड़ी है। आखिरी दिन भी किसी की नीयत ना डोले, इसीलिए दिन भर इनकम टैक्स अधिकारियों ने सड़क पर इस स्कीम का जमकर प्रचार भी किया है। बिल्कुल चुनावों की तरह छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों में आज काफी हलचल देखने को मिली। इस मुहिम से कितनी रकम बाहर आई है इसका कोई भी खुलासा नहीं होने दिया गया है। यहां तक कि वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा किसी को भी पूरी रकम के आंकड़े की जानकारी यहां नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस मुहिम को सुपरहिट बताने जा रही है और कल वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रकम का खुलासा करेंगे और इस मुहिम की सफलता की जानकारी भी देंगे। बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जमानत जब्त करने के बाद उन्होंने सीवान में कोर्ट के सामने सरेंडर कर दी और जमानत के खिलाफ चंदा बाबू और बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज सरेंडर करने से पहले शहाबुद्दीन ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। शराबबंदी पर बिहार सरकार के कानून को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर नीतीश सरकार की 5 अप्रैल की नोटिफिकेशन को गैरकानूनी यहां बताया है और कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में शराबबंदी को रद्द माना जाएगा। बिहार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू करने के साथ शराब रखने और पीने के मामले में उम्र कैद या 10 लाख के जुर्माने जैसी सजा का प्रावधान भी किया है और सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही है। मोदी सरकार की हर गांव में इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश जल्द कामयाब होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2017 तक डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिए हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार के इस नारे को पूरा करने में अहम भूमिका है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की, जिसकी छाप जल्द ही गांव-गांव तक दिखने वाली है। राजधानी दिल्ली में इंडस्ट्री बॉडी CII के टेलीकॉम कन्वर्जेंस समिट में सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री PP चौधरी ने कहा, मार्च 2017 तक देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डिजिटली कनेक्ट कर दिया जाएगा। 351 सर्विसेज हमने ऐसी आइडेंटिफाई की हैं कि उन सेवाओं के लिए उसको किसी बड़े शहर में, बड़े दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, उसके डोर स्टेप पे, उसके घर में, उसके घर के बाहर जो CSC उसमें मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद में सेकंड फेज जो हमारा होगा, उसमें जब वाईफाई होगा, जब वो जानने लग जाएगा और भी ज्यादा, तो हर व्यक्ति को अपने घर में बैठे ही उन सेवाओं का फायदा वो उठा सकता है। इस टेलीकॉम समिट में टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुताबिक डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी कैसे लाई जाए और किस तरह से लोगों को एम्पावर किया जाए जो कि इन सर्विसेज को यूज कर सके। जिस तरह से जन धन का प्रोग्राम है, जिससे आधार का प्रोग्राम है, जिस तरह से स्मार्टफोन्स आ गए हैं, उनको कैसे यूज किया जाए। जब तक कि डिजिटल लिटरेसी और रीच और अफोर्डेबिलिटी नहीं लाई जाएगी तो डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से नहीं अचीव होगा। जुलाई 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए मोदी सरकार न सिर्फ ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहती है, बल्कि ये सुनिश्चित भी करना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा देश के दूर दराज के गांव तक पहुंचे। दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। आगे आपको दिखाएंगे रेसलिंग रिंग के महाबली खली के हाथों में आज क्या था। बने रहिए हमारे साथ। मुंबई में कुछ इलाकों में इस साल नवरात्र में गरबा नहीं होगा, ऐसा कहना है उन आयोजकों का जो पिछले 25 सालों से मुंबई में गरबा करा रहे हैं। इसकी वजह है बढ़ती महंगाई, स्पॉन्सर्स की कमी और रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर रोक। मुंबई में हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्रि में गरबा खेलने का इंतजार हर किसी को होता है, मगर इस साल घाटकोपर में गरबा नहीं होगा। नवरात्र में गरबा कराने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है और स्पॉन्सर्स ने इस बार अपने हाथ खींच लिए हैं। हर साल जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो कंपनी है वो प्रोग्राम स्पॉन्सर करती थी, और पिछले 2-3 साल से स्पॉन्सर्स में लगातार कमी हो रही है और कई ऐसी इंडस्ट्री से जो नवरात्र को प्रमोट नहीं कर रही है। पहले पेप्सी, कोक जैसी कंपनी में बहुत बड़े पैमाने पे हमें स्पॉन्सरशिप देती थी, आजकल वो भी अभी नहीं दे रही। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाने के फैसले से लोग भी निराश हैं, क्योंकि देर रात तक काम करने वाले लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही महंगाई की मार से भी गरबा आयोजक परेशान हैं। एक तो रात को 10 बजे नवरात्रि बंद करना पड़ता है, और बॉम्बे में कभी आदमी पब्लिक 9 बजे पहले घर वहाँ पहुँच भी नहीं सकती है, तो करके फायदा भी नहीं है। उसके बाद अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, ग्राउंड का रेट, डेकोरेशन का, ऑर्केस्ट्रा का सब इतना बढ़ गया है कि कम रेट से पड़ता ही नहीं है। 25 साल में पहली बार बम्बई के इस मशहूर ग्राउंड पे गरबा नहीं होने वाला। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि गरबा ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अब देखने की बात यह है कि क्या लोग गरबा खेलना बंद कर देंगे, या अगर वो खेलना चाहेंगे तो वो कहां जाके खेल सकते हैं। निधि राय, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। आज बंगलुरु में देश की पहली बैटरी से चलने वाली बाइक लॉन्च हुई है। T6X नाम की ये बाइक स्पीड और परफॉर्मेंस के मामले में आम 150cc बाइक को टक्कर देती है और इसे आप 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक चला सकते हैं। इसकी बैटरी 1 घंटे में 80% और 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और ये बाइक एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक चलती है।
हमारे त्योहारी सीजन पर चीनी कंपनियों की भी नजर है, तभी तो कूलपैड ने आज नोट 5 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन को रेसलिंग रिंग के महाबली खली ने लॉन्च किया है। 10,999 रुपए में इस स्मार्टफोन में LED फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल और रेयर 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिए गए हैं। कंपनी ने इसे ब्लैक और गोल्ड 2 कलर्स में उतारा है। Amazon पर नोट 5 की ओपन सेल 20 अक्टूबर से शुरू होगी। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।